Hello friends, once again I Asutosh Shukla welcome you all. So guys, today's our topic is factors affecting distribution of drug, which is part of biopharmaceutics unit first under B Form 6 semester syllabus. So let's start with the factors affecting distribution of drug. आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है आपका टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग की कैपेसिटी किस पर्टिकुलर टिश्यू को परमिएट करने की। तो इसमें मेन दो फैक्टर्स हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, जिसमें कि हम लोग किसी भी ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मॉलिकुलर साइज के बारे में, उसके आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में और ड्रग के ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। वहीं दूसरा पैरामीटर है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर टू डिफ्यूज़न ऑफ ड्रग। ड्रग के डिफ्यूज़न में, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है कि ड्रग हमारी ब्लड से कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचती है, देन वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ICF यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचती है, जहां पे साइट ऑफ एक्शन प्रेजेंट रहते हैं। तो ड्रग के डिफ्यूज़न का ड्रग के ब्लड से ECF में एंड ECF से ICF में जो ड्रग का डिफ्यूज़न हो रहा है, उस डिफ्यूज़न को डिफरेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं वहाँ पे। उन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का क्या रोल होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन फिजियोलॉजिकल बैरियर से कैसे किसी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड हो सकता है। दूसरा मेन फैक्टर है आपका ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूज़न रेट। किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का साइज कैसा है और उसका परफ्यूज़न रेट कैसा है। एंड थर्ड फैक्टर इज़ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू टिश्यू कंपोनेंट्स। किसी भी ड्रग का टिश्यू के जो कंपोनेंट्स हैं, जो टिश्यू कंपोनेंट्स हैं उनके साथ बाइंडिंग। जैसे कि टिश्यू कंपोनेंट में सबसे पहला हम पढ़ेंगे बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड कंपोनेंट। ड्रग कंपोनेंट के साथ ब्लड की बाइंडिंग। ड्रग कंपोनेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में एंड RBCs के बारे में। एंड सेकेंड है बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू प्रोटीन। एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज़ में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनके साथ ड्रग के बाइंडिंग से कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड हो सकता है। बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपका चैप्टर है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड जो लास्ट फैक्टर है आपका वो है मिसेलनियस फैक्टर। इसमें आएंगे एज, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, डाइट, डिजीज स्टेज एंड ड्रग इंट्रैक्शन। एज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिफरेंट जो ड्रग हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो एज के डिफरेंट एज के स्टेज पे वेरी करता है। जैसे कि एज में इन्फेंट्स हुए, यंग्स हुए, एल्डरली पेशेंट्स हुए, इनके में तो बॉडी वाटर कंटेंट होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसके कंटेंट में वेरिएशन आ जाता है। फैट कंटेंट में भी वेरिएशन आता है एज के अकॉर्डिंग। जैसे इन्फेंट में जो फैट कंटेंट होता है और एल्डरली पेशेंट्स में जो फैट कंटेंट होता है ये ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ इनके ऑर्गन कंपोजिशन में भी एज के अकॉर्डिंग ही ऑर्गन का कंपोजिशन, यानी बच्चों में जैसे ऑर्गन्स फुली डेवलप नहीं होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कंटेंट ये भी एज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू एज, फैट कंटेंट्स बढ़ने की वजह से हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं। वहीं प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ग्रोथ ऑफ यूटेरस, प्लेसेंटा और फीटस। ये प्रेगनेंसी में यूटेरस के ग्रोथ होने की वजह से, प्लेसेंटा और फीटस के इंक्रीज़ होने की वजह से ये क्या करते हैं, किसी जो भी हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं। वही डाइट में अगर ज़्यादा ओबेसिटी है, डाइट है, यानी किसी भी ओबेस पर्सन में फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होगा, फैटी एसिड लेवल ज़्यादा होगा, तो वो भी किसी भी ड्रग के बाइंडिंग के एसिडिक ड्रग्स जो मेनली हैं उनके बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर सकता है। ऐसे ही डाइट है, डिजीज़ स्टेज है, डिजीज़ स्टेज में डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस में हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड हो सकता है। तो हम लोग सबसे मेन पहले पढ़ेंगे टिश्यू परमिबिलिटी ऑफ ड्रग। जो सबसे पहला फैक्टर हमारा वो है टिश्यू परमिबिलिटी ऑफ ड्रग। तो हमें जैसे कि पता है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी ड्रग का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ब्लड से ड्रग हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ब्लड कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके ECF में, देन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। यानी ड्रग हमारी ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज़ में
डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का होता है। तो अगर हम फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ में जहाँ भी पे ड्रग प्रेजेंट है वहाँ पे हम अगर ड्रग की कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं तो हमें ये मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में ड्रग की डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहती है। तो ये जो ड्रग की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस इन डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टिश्यूज़, डिफरेंट टिश्यूज़ में जो ड्रग की हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन मिलती है, ये डिपेंड करता है कि टिश्यू परमिबिलिटी ऑफ ड्रग, कि किस ड्रग की किसी पर्टिकुलर टिश्यू को परमिएट करने की क्या कैपेसिटी है। तो इसलिए ये प्रोसेस जो होती है टिश्यू को परमिएट करने की जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं टिश्यू परमिएशन रेट लिमिटेड। तो कौन कौन से अब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी ड्रग के टिश्यू परमिएशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो था आपका था मॉलिक्यूलर साइज। तो अब देखते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज से कैसे हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड हो सकता है। तो ऑलमोस्ट ऑल ड्रग सभी ड्रग जो कि जिनका वेट 500 से 600 डाल्टन से कम होता है वो सिंपली कैपिलरी मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाती हैं। 500 डाल्टन से 600 डाल्टन जो 500 to 600 डाल्टन से कम जिन ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ड्रग इजीली आसानी से कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में पहुंच जाती है। वहीं पे जो पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द ECF इनटू सेल इज़ अ फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग। अब ड्रग हमारी ECF में पहुंच गई, ECF से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ड्रग को पहुंचना है ICF यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए डिफरेंट ये जो मॉलिक्यूलर साइज है, आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड ड्रग की लिपोफिलिसिटी कैसे है, ये फैक्टर्स डिपेंड करेंगे उसके पेनिट्रेशन को, कि हमारा जो ड्रग है ये सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर पाएगी कि नहीं। तो अब ओनली केवल जो स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं आयन जिन मॉलिक्यूलर साइज जिन ड्रग्स का 50 डाल्टन से कम है वो सेल को एक्वस फिल्ड चैनल के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। केवल वो ड्रग जो कि स्मॉल हैं, वाटर सॉल्युबल हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 50 डाल्टन से कम है, वो जो सेल मेम्ब्रेन में एक्वस फिल्ड चैनल रहते हैं उनके थ्रू डिफ्यूज़ होकर ICF में पहुंच जाती हैं। और वहीं पे जिन ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज 50 डाल्टन से ज़्यादा होता है उनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग आगे जब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पढ़ेंगे, जैसे कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा होगा कि वहाँ पे हमने पैसिव डिफ्यूज़न पढ़ा था। पैसिव डिफ्यूज़न में ड्रग हमारी सिंपली क्रॉस कर जा रही थी सेल मेम्ब्रेन को, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, वहाँ पे कंसंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स लगता था। बट वो जो ड्रग क्रॉस नहीं कर पा रही थी वहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगते थे। तो वहीं पे जो ड्रग 50 डाल्टन से अबव होंगी, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 50 डाल्टन से ज़्यादा होगा, वो उनको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉलिक्यूलर साइज में हमने देखा कि जिन ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 500 से 600 डाल्टन से कम है वो आसानी से कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगी, कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ECF में पहुंच जाएंगी। जिनका जो 500 से 600 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वाला ड्रग, ये हम कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ECF में पहुंच रही, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब ECF से उसको पहुंचना है ICF में। तो ICF में पहुंचने के लिए केवल जो स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल या आयन जिनका मॉलिक्यूलर वेट 50 डाल्टन से कम होगा वही सेल को एक्वस फील्ड चैनल से सेल को क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ICF में पहुंचेंगे। बट जो इनसे 50 डाल्टन से लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की ज़रूरत होगी।
जो सेकेंड फैक्टर है हमारा जो कि किसी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकता है वो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसी भी टिश्यू परमिबिलिटी को डिटरमाइन करने का। जो किसी भी द पीएच ऑफ ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, जो पीएच ब्लड का पीएच होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पीएच होता है, ये किसी भी ड्रग के आयनाइजेशन में और उसके सेल्स में डिफ्यूज़न में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कोई भी ड्रग जो ब्लड और ईसीएफ के पीएच पे अनआयनाइज रहती है, वो इस पीएच पे आने के बाद आयनाइज नहीं होती है, वो सेल को जल्दी से और काफ़ी तेज़ी से परमिएट कर जाती है। बट जो ड्रग इस पीएच पे ब्लड और ईसीएफ के पीएच पे, जो कि पीएच होता है इसका 7.4, इस पीएच पे आने के बाद आयनाइज हो जाती है, उन ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन को परमिएट नहीं कर पाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ड्रग हमारी होती हैं, जो ब्लड का और ईसीएफ का पीएच है वो 7.4 रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, उसका किसी भी ड्रग के डिफ्यूज़न में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जबकि ड्रग की जो कंडीशन है वो एसिडोसिस या एल्कोलोसिस की वजह से चेंज ना, यानी हमारी ड्रग अगर आयोनाइज फॉर्म में रहती है तो वो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करके आईसीएफ में पहुंच जाती है। बट अगर हमारी ड्रग इस ब्लड और ईसीएफ के जो कि 7.4 पीएच है, इस पीएच पे आने पे वो आयनाइज हो जाती है, तो उसका परमिएशन सेल मेम्ब्रेन से नहीं हो पाता है। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे हमारी फ्री ड्रग प्रेजेंट थी। ये फ्री ड्रग हमारी दो टाइप की है, एक अनआयनाइज्ड ड्रग है, अनआयनाइज्ड ड्रग का लो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, एंड लार्जर एक ड्रग जो यहाँ पे अनआयनाइज्ड है उसका कैटेगरी क्या है, उसकी लो आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड लार्जर ऑयल इन वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट है। तो वो ड्रग हमारी अनआयनाइज्ड ड्रग है और उसका ऑयल इन वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट भी ज़्यादा है। तो वो ड्रग हमारी क्या करती है, सिंपल सेल में कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके आईसीएफ में पहुंचती है, देन आईसीएफ को परमिएट करके वो पहुंच जाती है, ईसीएफ को परमिएट करके वो पहुंच जाती है आईसीएफ में। बट वहीं पे दूसरी ड्रग हमारी जो इस पीएच पे 7.4 पीएच पे पहुंचने के बाद आयनाइज्ड हो जाती है और उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट हाई है और ऑयल इन वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट लो है, तो वो पोर्स के थ्रू, जो कैपिलरी वॉल में पोर्स प्रेजेंट होंगे, उन पोर्स को के थ्रू वो ईसीएफ में तो पहुंच जाएगी, बट चूंकि आयनाइज होने की वजह से ड्रग हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ऐसी ड्रग्स जिनका जो कि अनआयनाइज फॉर्म में होंगी वो सिंपल हमारे सेल कैपिलरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आईसीएफ में पहुंच जाएंगे, बट आयनाइज ड्रग का ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आपका है ऑयल इन वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट। इसमें क्या होता है, अमंग द ड्रग्स दैट हैव सेम ऑयल इन वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट बट डिफर इन द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन एट ब्लड पीएच, that one that ionize to a lesser extent will have greater penetrability that which ionize to a large extent। अगर किन्हीं दो ड्रग्स का सेम ऑयल इन वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट है, उसका जो ऑयल इन वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट है वो सेम है, बट जो उसका ब्लड पीएच पे या ईसीएफ के पीएच पे जो आयोनाइजेशन है, जो उसका अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन है, वो दो ड्रग हैं, दोनों ड्रग का सेम ऑयल इन वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट है, बट एक ड्रग हमारी ज़्यादा आयनाइज हो जाती है और एक ड्रग हमारी कम आयनाइज रहती है। तो जो कम आयनाइज वाली ड्रग है, जिसका कम अमाउंट आयनाइज्ड हुआ है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की क्षमता ज़्यादा होगी, उसकी वो ग्रेटर पेनिट्रेबिलिटी होगी कंपैरिजन टू जिस ड्रग का लार्जर एक्सटेंट आयनाइज हुआ है। तो मेन फैक्टर है, अगर ड्रग हमारी अनआयनाइज रहती है तो उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा तेज होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखें, फेनोबार्बिटाल एंड सैलिसाइलिक एसिड हैव ऑलमोस्ट द सेम ऑयल इन वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट
but the former is more unionized at blood pH and therefore distribute rapidly. यानी फेनोबार्बिटाल और सैलिसाइलिक एसिड दोनों का आयरन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट सेम है, बट सैलिसाइलिक एसिड फेनोबार्बिटाल के कंपैरिजन में ज़्यादा आयनाइज हो जाती है, इसलिए फेनोबार्बिटाल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैपिड हो जाता है। अब इन केस ऑफ पोलर ड्रग्स के केस में हम पेनिट्रेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन में रेट लिमिटिंग स्टेप है, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस रेट से ड्रग हमारी पेनिट्रेट की। रेट लिमिटिंग स्टेप पोलर ड्रग के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप परमेबिलिटी है। तो परमेबिलिटी में जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो इफेक्टिव पार्टीशन कोफिशिएंट होता है। पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है, इफेक्टिव पार्टीशन जो कोफिशिएंट होता है, उनमें वो पोलर ड्रग्स के परमिएशन के लिए एज अ ड्राइविंग फोर्स काम करता है। तो अगर हमको ये दिखना है कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू फ्रैक्शन अनआयनाइज्ड एट pH 7.4 एंड ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ अनआयनाइज्ड। अगर इफेक्टिव ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट हमें निकालना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि 7.4 pH पे कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी अनआयनाइज्ड है और कितनी ड्रग अनआयनाइज्ड ड्रग का ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है। अगर ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे रख लेते हैं तो हमें किसी भी ड्रग का इफेक्टिव ऑयल पार्टीशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। सो गाइस, ये था आपका मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। हमने देखा कि कैसे मॉलिक्यूलर वेट से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। दूसरा पैरामीटर था आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। आज हम एक और फैक्टर यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आपका दूसरा फैक्टर था ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट। ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट में क्या होता है कि यहाँ पे ड्रग के जो टिश्यूज़ के साइज हैं उन पे ड्रग का परफ्यूजन डिपेंड करेगा। तो अभी तक जो हमने देखा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हमारा था, जो ड्रग्स थी वो डिपेंड कर रही थी, उनका जो परमिएशन था वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो परमिएशन रेट लिमिटेड था। बट इस फैक्टर में जो भी ड्रग होंगी उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो परफ्यूजन रेट लिमिटेड होगा। यानी यहाँ पे जब कौन कौन सी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन परफ्यूजन रेट लिमिटेड होता है, जब कोई ड्रग हाईली लिपिफिलिक होती है या जब हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन या हाईली लिपोफिलिक ड्रग के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो परफ्यूजन रेट लिमिटेड होगा। परफ्यूजन रेट क्या होता है? परफ्यूजन रेट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू। मीन्स किसी भी टिश्यू के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पर यूनिट टाइम में कितना पर यूनिट ब्लड फ्लो कर रहा है, इसी से हम निकालते हैं परफ्यूजन रेट लिमिटेड। और परफ्यूजन रेट की यूनिट है ml पर मिनट पर ml, यानी ये ml ब्लड को डिनोट करेगा, ये टाइम एंड ये टिश्यू के वैल्यू को। अब डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, अगर यहाँ से हमें डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट निकालना है तो डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट के लिए हम जो फार्मूला है KT इक्वल टू परफ्यूजन रेट अपॉन KTB, जहाँ पे KTB क्या है? टिश्यू और ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट। इस फार्मूले से हम डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आपका ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट और फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, जो कि हमारे किसी भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस नोट्स के PDF को आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।